नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 का अध्याय 4 चल रहा है और उसका पार्ट तीसरा है ये। कल यानी कि शुक्रवार को अपन ने जो पढ़ा है वो गोविंद गिरी के बारे में पढ़ा था और जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड गोविंद गिरी से जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे अपन ने पढ़ लिए हैं। और मैंने कल यानी कि शुक्रवार को ही ये आप लोगों से कहा था कि अगली क्लास मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड होने वाली है। मोतीलाल तेजावत जब आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। भीलों के बावसी और भीलों के मसीहा के नाम से जाना जाता है इन्होंने। भीलों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी इन्होंने, और भी बहुत कुछ है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक ही आंदोलन से जुड़े हुए रहे। नीमड़ा हत्याकांड जब हुआ उस घटना से भी ये जो है जुड़े हुए रहे हैं। तो सारी चीजें एक एक चीज जो है अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और आप लोगों को पता है कि कक्षा 10 की पूरी क्लासेस जितनी अपन ने पढ़ी है वो मर्ज करके एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चैनल पे उपलब्ध करवा दी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वो देख चुके होंगे, और नहीं देखा है तो उसे देख लेना, लाइक कर लेना उसे, और डाउनलोड करके अपने लिए रख लेना। वन क्लिक पे आप लोगों के लिए पूरी आरबीएससी की कक्षा 10 की पुस्तक उपलब्ध करवा दी है, वो भी शानदार नोट्स के रूप में। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मौज करो, राज करो, जीजीडी की फौज करेगी मौज। चलिए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो साहब, मोतीलाल तेजावत का परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले। इसी तरीके से आप लोगों को पूरी कक्षा 10 पढ़ाई है वो सारी की सारी आप लोगों को दे दी है। ठीक है, देखो टावर ध्यान दियो। अब सब पहले देखो आंदोलन की शुरुआत। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की जागृति, असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव से प्रेरित होकर 1921 में मेवाड़ और पड़ोसी राज्यों में भीलों और गरासियों का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है, इनका नेतृत्व करते हुए एक आंदोलन छेड़ा है। किससे प्रेरित थे? महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे। ठीक है, मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत आने वाले कोलियारी गांव के निवासी थे। कहां के निवासी थे? कोलियारी। कोलियारी। हल्दीघाटी युद्ध के जो घायल सैनिक थे महाराणा प्रताप के, उनका इलाज इसी कोलियारी के अंदर हुआ था। और वहां के ये ओसवाल बनिया जाति से थे। और ये प्रश्न भी एक बार बन चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एक तरफ अपन कहते हैं कि जातिवाद नहीं करना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड, आरबीएससी सभी जो है इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरबीएससी के अंदर दे रखा है तो फिर यहां से प्रश्न बनते हैं तो अपने को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है टाबरो, देखिए ठिकाने की नौकरी में कामदार के पद पे थे। कुछ समय तक झाड़ोल ठिकाने के कामदार यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, देखो सिविल सर्विस के अंदर थे, ठीक है, इसके रूप में काम किया। इसी नौकरी के दौरान इस ठिकाने के भीलों के सीधे संपर्क में आए। जब ये यहाँ पे कामदार के पोस्ट पे थे तब इनको भीलों की समस्या पता चली कि अरे भैया, भील समाज के जो लोग हैं वो इन इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, इनको ये समस्याएं हो रही है। तो फिर इन्होंने इनके रिलेटेड काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ले उठा ब्रो, स्क्रीनशॉट ले फटाफट, और देखो चित्र देखता रहे, जो चित्र में था ना सारे सारे चीज जो है समझ जी। चलना क्या आगे? ओके, देखिए नौकरी का परित्याग और फिर व्यापार। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ गंभीर मतभेद उत्पन्न हो जाने के बाद इन्होंने ठिकाने की नौकरी पूरी तरीके से छोड़ दी। परचून का व्यवसाय आरंभ किया, किराने की दुकान खोल दी एक तरीके से। ठीक है, ठिकाने की जो है सिविल सर्विसेज की नौकरी थी इनकी वो छोड़ दी और परचूनी की दुकान खोल दी कि भैया आजीविका मैं यूं चला दूं, लेकिन यहाँ गुलामी कौन वह। ठीक है, छोड़ दी। अब देखो भील क्षेत्रों में भ्रमण करते, भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि आवश्यक वस्तुएं बेचते थे। जब परचून की दुकान थी इनकी तो फिर ये घूम घूम के वस्तुएं बेचते, तब इनके और संपर्क में आए और इनकी समस्याओं से पता चला इनको कि ये समस्याएं है। फिर देखो चित्रे विचित्रे का मेला। गुजरात के पोसीना ठिकाने के सामलिया नामक स्थान पर आयोजित होने वाला चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से अपनी दुकान लगाते थे। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अब ये जब बन गया ना भाई साहब, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को सारी रील और सारी पोस्ट इससे रिलेटेड देखने को मिलेगी। क्या चित्रे विचित्रे के मेले का संबंध किससे है, या चित्रे विचित्रे के मेले में कौन दुकान लगाते थे, यही पूछ ले मान लो है, या चित्रे विचित्रे का मेला कहां भरता था। तो चूंकि आरबीएससी की किताब के अंदर ये दे रखा है तो निश्चित रूप से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, और चित्र विचित्र ही प्रश्न बनेगा ये। ठीक है, ये प्रश्न भी विचित्र बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल ढंग से। देखिए आपने इसी घूम घूम कर किए जाने वाले व्यापारिक माध्यम से वे उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट और संपर्क में आ गए। तब इनको जो है चीजें पता चल गई। स्क्रीनशॉट लियो फटाफट। फिर देखिए अब एक ही आंदोलन का उदय, उद्देश्य और तात्कालिक प्रभाव। देखिए मोतीलाल तेजावत द्वारा भील समाज में चलाई जा रही समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें आदिवासियों के मध्य बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया। ये समाज सुधारक जितने भी हुए हैं वो इनके बहुत करीब हो गए, क्योंकि बाद में जनजातियों को ये पता चलने लगा
कि समाज सुधार के कार्य हमारे ही हित के लिए किया जा रहा है, तो फिर ये इनके और करीब हो गए। अब देखिए, इन समाज सुधार उपदेशों के साथ साथ उन्होंने आदिवासियों को संगठित करने और एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया। अब एक ही का मतलब क्या है? एक ही का मतलब है एक रहो, ठीक है, यानी कि संगठित रहो, ठीक है। एक ही का मतलब क्या है? जैसे कि गोविंद गिरी का संबंध संप सभा से था, तो संप सभा का मतलब है कि संप्रेरणा से जो एकता रहनी चाहिए, इनका भी यहीं पे यही मतलब था कि एक रहो, नेक रहो, ठीक है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देखिए, इस आंदोलन का मूल ध्येय विभिन्न राज्यों और जागीरदारों द्वारा किए जा रहे भीलों के प्रति शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से एकजुट होकर विरोध करना है। यही चीज है इसका मूल। एक आंदोलन का मूल क्या है कि यहाँ पे एकजुट रहने का आह्वान किया है। प्रारंभ में मोतीलाल तेजावत की ये विद्रोही गतिविधियां केवल जाडोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका वैचारिक प्रभाव अन्य पड़ोसी भीलों तक भी तीव्र गति से फैल गया। अब उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था। यदि इमेजिन कीजिए आप कि उस समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म होते, तो कितनी जबरदस्त तरीके से ये विरोध दर्ज होता। और मैं तो कह रहा हूं कि अपन जो है फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता के सन के रूप में 1857 को मना रहे होते शायद, ये इतना जबरदस्त प्रभाव हो जाता। लेकिन उस समय इतना सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं था, आजकल बहुत है, ठीक है। ले उठा ब्रो, स्क्रीनशॉट ले। फिर देखिए, सत्ताधारियों का दमन चक्र और श्रेष्ठ नेताओं से विचार विमर्श। तेजावत के निरंतर बढ़ते जन प्रभाव को देखकर रियासती सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था, ठीक है। कठोरकारी दमनकारी कदम उठाए इन्होंने, सत्ताधारियों ने तेजावत के इस बढ़ते प्रभाव के इस, थोड़ा सा व्यवधान है, मुझे कॉल अटेंड करना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। हाँ टाब्रो, करा क्या शुरू? अब एक्चुअली आप लोगों से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, मैं बता दूं। भारत के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी दीपक चहर आ रहे हैं और उनके आवभगत की, उनके खातिरदारी की, उनके मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी अपने को मिली है, ठीक है। तो ये अपने लिए, अपने पूरे जीजीडी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी जो अपने यहाँ पे आ रहे हैं, जीजीडी ऑफिस भी पधारेंगे, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद आएंगे, जब आप ये वीडियो क्लास देख रहे होंगे तब तक आ चुके होंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जो है वीडियो रील्स वगैरह भी देख चुके होंगे। तो अपने लिए तो एक मतलब गर्व की बात ही है कि एक अपने जो है 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया हुआ कारवा आज आप लोगों के प्रेम से इतना मजबूत हुआ है कि देखिए
कहां तक पहुंचा है। और मैं कह रहा हूं ना, ये गौरव सिंह गानेराव आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, आप ही मेरी ताकत हो। ये अभी उनके अरेंजमेंट से रिलेटेड ही फोन आ रहे थे। और मैं ये क्लास जो शूट कर रहा हूँ वो सैटरडे को कर रहा हूँ, लीव ले रखी है मैंने, और सैटरडे को शूट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा जो है वीकेंड थोड़ा सा व्यस्त रहेगा। उनके साथ ही मैं 2 दिन रहने वाला हूँ पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद भी कुछ सामाजिक कार्यक्रम है, तो मैं सोमवार को भी अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो मैं चाहता था कि सोमवार की क्लास आप लोगों के मिस नहीं हो, इसलिए मैं जो है भाग दौड़ करते हुए, देखो ये अभी इसके ऊपर शर्ट और आएगा, अभी जो है इस बेसिक में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अब तो मेरा परिवार हो, ठीक है, आप सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये इसलिए अभी वो अरेंजमेंट के फोन आ रहे हैं कि व्यवस्था चल रही है, तो उसके रिलेटेड यही थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। अब ये हो सकता है कुछ विद्यार्थी लगे कि डिस्टरबेंस है, कुछ विद्यार्थी लगेगा कि ये तो अपने लिए गौरव का पल है, गर्व का पल है, क्योंकि आप सब इस परिवार के एक मजबूत सदस्य हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं क्रांति की तरफ। देखिए अब कठोर दमनकारी जो है इन्होंने कदम उठाए। सत्ताधारियों ने तेजावत के इस बढ़ते प्रभाव को अपनी राजशाही के लिए खुली चुनौती के रूप में लिया और भीलों को डराने और आंदोलन को दबाने के लिए उन पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। अब ये तो स्वाभाविक है कि जब किसी के विरोध में आवाज उठाई जाए तो दमन करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जाता है, ठीक है, आवाज तो है ना। हाँ। और शीर्ष नेताओं से मुलाकात देखिए, दमन चक्र के दौरान तेजावत जी ने राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी नेता विजय सिंह पथिक तथा अन्य प्रमुख नेताओं से विशेष मुलाकात की। अब यहाँ पे जो है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने, है ना, यहाँ से प्रश्न बने कि राष्ट्रीय स्तर के किस नेता से संपर्क साधा मोतीलाल तेजावत ने, तो विजय सिंह पथिक से साधा था। फिर इन्होंने इन नेताओं के साथ भीलों के विभिन्न जटिल समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु गहन विचार विमर्श किया और मजबूत कार्यक्रम तैयार किया, ठीक है, एक मजबूत कार्यक्रम तैयार इन्होंने किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर के किस नेता से संपर्क साधा है, राष्ट्रीय स्तर के विजय सिंह पथिक से, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। पता देखो, जाडोल के शासक द्वारा तेजावत की गिरफ्तारी और भील जन आक्रोश। अब शासक की चिंता तो बढ़नी है, करबंदी और असहयोग के कारण जाडोल का जो शासक था, सामंत था, वो अत्यधिक चिंतित हो गया, क्योंकि एक तो टैक्स देने से मना कर दिया भीलों ने, और क्या हो गया कि यहाँ पे जो है जाडोल के शासक को चिंता हुई कि भाई कोई किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा था, सहयोग आंदोलन चल रहा था। फिर 19 अगस्त 1921 की बात है कि स्थिति को अपने नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से जाडोल के सामंत ने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना ये कि कब गिरफ्तार किया है, तो 19 अगस्त को किया है। भीलों में उत्तेजना देखिए, तेजावत की इस अचानक गिरफ्तारी ने भील जनता को और अधिक उत्तेजित और उद्वेलित कर दिया, उद्वेलित, ठीक है। अब जो नेता है, नेतृत्व करता है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता और जो उनसे जुड़ी हुई जनता है वो उद्वेलित होगी। तो यहां पे जो है जनता पूरी तरीके से उद्वेलित हो चुकी थी। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो ठाकुर, देखो हजारों भीलों का एकत्र होना, अपने प्रिय नेता को मुक्त कराने के ध्येय से हजारों भील एक साथ घटना स्थल पर एकत्रित हो गए, ठीक है। बलपूर्वक रिहाई देखिए, भीलों के इस भारी जन जमावड़े और बढ़ते दबाव ने जाडोल के ठाकुर को पूरी तरीके से विवश कर दिया, जिसके कारण उसे तेजावत को तुरंत मुक्त करना पड़ा। यह होती है जनता की ताकत, यह होती है जनता की ताकत। अभी भी देखो प्रोटेस्ट करते हैं तो सभी लोग एकजुट होकर, जितने गिरफ्तार किए भाई बहन होते हैं उनको छुड़ाने के लिए मांग करते हैं और दबाव बनाते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है, उन पे किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज फिर किया भी होता है तो वापस लेना पड़ता है, और करते नहीं है। ये चीज आप लोग वर्तमान में भी देख रहे हो। आंदोलन में तेजी देखिए, इस घटना के पश्चात जेल से छूटकर तेजावत अपने आंदोलन को पहले से और भी अधिक तीव्र और उग्र कर चुके थे, ठीक है। अब इन्होंने और भी तीव्र कर दिया क्या भाई, अब तो है किसी भी समय ये और गिरफ्तार कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको जो है गति दिया जाए, ठीक है, ये चीज उन्होंने कर दी थी, ठीक है। लियो स्क्रीनशॉट। उदयपुर राज्य में विस्फोटक स्थिति और ब्रिटिश प्रशासन का झुकना, ठीक है, देखिए 1921-22 में। अब दिसंबर 1921 की बात है। उदयपुर राज्य में चल रहे किसान और आदिवासी आंदोलनों के संयुक्त प्रभाव के कारण समूचे क्षेत्र में वर्ष के अंत तक एक बेहद विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वर्ष के अंत तक क्या हुआ, एक विस्फोटक स्थिति बहुत खतरनाक जो है उत्पन्न हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार का निर्णय देखिए, 1 जनवरी 1922 भील आंदोलन के निरंतर बढ़ते हुए प्रभाव को भांपकर ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को
भीलों को करों और प्रशासनिक नियमों में कुछ छूट देने का आधिकारिक निर्णय लिया कि अब ये जो लगातार चल रहा था आंदोलन, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इतना सरकार हिल चुकी थी कि इन्होंने कोशिश की कि अब जो है कुछ रियायत इनको देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कुछ रियायत इनको दे दी गई। ठीक है, 1 जनवरी 1922 की बात है। अब लीजिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जागीरदारों को निर्देश दिए। ब्रिटिश सरकार ने तदनुसार जो है राज्य के सभी जागीरदारों को भीलों के प्रति नरमी बरतने और छूट देने की सख्त सलाह दे दी। और प्रशासन का आत्मसमर्पण कैसे हुआ? आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य और अंग्रेजों द्वारा लिया गया यह निर्णय एक प्रकार से भील शक्ति के सामने प्रशासन के समर्पण का स्पष्ट सूचक था। ठीक है, स्पष्ट सूचक था एक तरीके से। इच्छा शक्ति में वृद्धि देखिए, सरकार के इस झुकाव ने आंदोलनकारी भीलों के मनोबल और उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति को और अधिक सुदृढ़ और सुविस्तृत कर दिया, सुदृढ़ और सुविस्तृत कर दिया था। ठीक है, ले टाबरो स्क्रीनशॉट थे। चित्र देखता रहे जो मैं थान कई ओडो है थे चित्र देखता रहे जो चित्र उनके बहुत बढ़िया तरीके उन चीजें समझ जजिया करें। अब सिरोही राज्य में तेजावत का प्रवेश होता है, आंदोलन का विस्तार होता है जनवरी 1922, सिरोही आगमन। ठीक है, जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर राज्य से निकलकर सीधे पड़ोसी सिरोही राज्य की भौगोलिक सीमा में प्रवेश किया है। अब उदयपुर से कहां गए हैं? सिरोही, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उदयपुर से सिरोही। अब सिरोही राज्य में बहुत भारी संख्या में भील और गरासिया आदिवासी निवास करते हैं और सिरोही के ये भील गरासिया पहले से ही उदयपुर में तेजावत द्वारा चलाए जा रहे सफल आंदोलन के गहरे रूप से प्रभावित थे और स्वयं सिरोही में भी बिल्कुल वैसा ही शक्तिशाली आंदोलन छेड़ना चाहते थे और चाहते थे कि तेजावत जी आए और उनका नेतृत्व करें। तो तेजावत जी गए और उस आंदोलन को दिशा प्रदान की। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट देखो, सिरोही राज्य में गए हैं। ठीक है ना। अब आगमन का वास्तविक कारण क्या था? ठीक है, वास्तव में मोतीलाल तेजावत, यह है वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के किसी दंडात्मक भय से भागकर सिरोही नहीं आए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों और गरासियों ने स्वयं कुशल मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से वहां आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर अनुयायियों पर अटूट विश्वास। इस समय तेजावत जी को यह पूरा भरोसा हो चुका था कि उदयपुर में उनके द्वारा तैयार किए गए संगठनकर्ता और अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में भी वहां आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह सक्षम है। देखो, पीछे जो एक मैन लीडर होता है उसके पीछे कई सारे और लीडर तैयार हो जाते हैं ना, जिनके भरोसे वहां की जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है ना। जैसे कि एक समय आंदोलन चला था, आप लोगों को पता है, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था। फिर अन्ना हजारे के आंदोलन को और भी तो लोग लीड कर रहे थे, जिसमें से एक जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री तक बने थे, अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे ही यहाँ पे भी और भी नेतृत्वकर्ता होते हैं जो संभाल लेते चीजें। मोतीलाल तेजावत को उनपे पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि मैं दूसरी जगह भी जाऊंगा तो यहाँ का आंदोलन प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट देखो। सिरोही राज्य में आंदोलन का दूसरा केंद्र और तेजावत जी की गतिविधियां देखिए। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चल रहे आदिवासी आंदोलन मेवाड़ के बाद में दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बना। सिरोही राज्य में भी रहने वाले आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के बिल्कुल समान थी, दयनीय थी। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? दयनीय। ठीक है, सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों के बीच प्रवेश किया और उदयपुर के भीलों की जो पद्धति थी, यहाँ के गरासिया आदिवासियों के समाज सुधार के कार्य जो है आरंभ कर दिए। भीलों की भांति ही, भीलों की भांति लिख देना यहाँ पे। ठीक है, उदयपुर के भीलों की भांति यहाँ पर भी जो है इन्होंने गिरासिया आदिवासियों के लिए भी समाज सुधार शुरू कर दिया। देखो, समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं मोतीलाल तेजावत यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आप लोगों को। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, आर्थिक संघर्ष से जुड़ा गिरासियों के चहुमुखी उत्थान के लिए उन्होंने समाज सुधार के साथ साथ जागीरदारों के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक संघर्ष भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आर्थिक संघर्ष भी साथ साथ में प्रारंभ कर दिया और सभाएं की खुला आह्वान किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने सिरोही क्षेत्र का सघन भ्रमण करते हुए भीलों और गरासियों की अनेक जनसभाएं की तथा उन्हें कर बंदी, टैक्स न देने और राज्य के साथ पूर्ण असहयोग करने के लिए खुला आह्वान किया है कि हमें भैया टैक्स नहीं देना है और हम विरोध करेंगे। मोतीलाल तेजावत ने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई थी। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। असहयोग आंदोलन की वापसी देखिए। 11 फरवरी 1922 महात्मा गांधी और कांग्रेस ने 11 फरवरी 1922 को देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चोरी चोरा कांड हुआ था उसके बाद,
तो इससे क्या हुआ, इस राष्ट्रीय आंदोलन के हटते ही ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में चल रहे स्थानीय किसान और आदिवासी आंदोलनों को शक्तिपूर्वक समूल कुचलने की एक क्रूर नीति बनाई। क्या अब असहयोग आंदोलन पूरा ले लिया, अब ये कमजोर हो चुके हैं, तब क्या हुआ कि बाकी जगह जो आंदोलन चल रहे थे उनको क्रूरता से दमन करने की नीति बना दी गई थी। असहयोग आंदोलन वापस लेना उस समय काफी लोगों को जो है अखरा था ये, जिनमें से भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोग भी शामिल थे, जिनको ये पूरी आस थी कि अब हमें जो है आजादी मिलने वाली है। और उसी समय गांधी जी जो है कहते हैं कि अब हिंसा हो चुकी है चोरी चोरा कांड में, तो हम इस आंदोलन को पुनः वापस लेते हैं। वहां पे देश को बहुत बड़ा धक्का लगा था उस समय। ठीक है, चलो टाबरो आगे बढ़ा। दीवान रमाकांत मालवीय के प्रयास और विफलता देखिए। सिरोही के तत्कालीन दीवान रमाकांत मालवीय, पूछ सकते हैं कि उस समय दीवान कौन था। रमाकांत मालवीय ने महात्मा गांधी और विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ के शीर्ष नेताओं की सहायता लेकर सिरोही के इस आदिवासी आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त करने के भरसक प्रयास किए हैं। ठीक है, ये प्रयास किए। फिर क्या होता है, भील गरासियों के अपनी मांगों पर अड़े रहने के कारण दीवान को अपने इन शांति प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली है। और अपनी असफलता से बुरी तरह झुंझलाकर दीवान मालवीय ने गिरासियों के मुख्य गांवों में एक सियावा में जबरन कर वसूली करने के लिए सीधे सेना भेजने का दंडात्मक निर्णय लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे पिक्चर चल रही है, जैसे चित्र देखो कितने झुंझलाट में है ये, है ना। दीवान जो है वो कितने झुंझलाट में है और सियावा गांव में जबरन कर वसूली के लिए सेना भेजी जाए, ये कह दिया इन्होंने। फिर सिरोही राज्य और अंग्रेजी सेना का क्रूर सैन्य अभियान। अप्रैल मई 1922 सियावा गांव पर हमला कब होता है, 12 अप्रैल 1922 को। राज्य और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने 12 अप्रैल 1922 को गरासियों के मुख्य गांव सियावा पर भीषण आक्रमण किया। इस बर्बर सैनिक कार्रवाई में अनेक गरासियों की जानें गई, वे शहीद हो गए और क्रूर फौज ने आदिवासियों के घर, अनाज और पालतू पशुओं को जिंदा जलाकर उन्हें बहुत भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि जानवरों को भी जिंदा जला दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अनाज जला दिया, घर जला दिए, जानवरों को भी जिंदा जला दिए, ताकि यह आर्थिक रूप से वापस जो है मजबूत नहीं हो सके। इतना खतरनाक यहाँ पे काम हो गया था। दमनकारी नीति चल रही थी भाई। वजह क्या हुआ, सैनिक अभियान की निरंतरता रही। इस पहले भीषण कत्लेआम के पश्चात भी अंग्रेजों ने दमनकारी सैन्य अभियान जारी रखे हैं, निरंतर जारी रखे हैं। फिर बलोरिया गांव पर हमला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नया चीज दिखे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मई 1922 संयुक्त सेना ने 5 मई 1922 को बलोरिया गांव पर धावा बोला। सेना ने इस पूरे गांव पर एक बहुत बड़ा भाग आग लगाकर पूरी तरह जला दिया। इस हिंसक कार्रवाई में 11 आदिवासियों की जानें चली गई, यानी कि 11 आदिवासी भाई जो है वो शहीद हो चुके थे इसके अंदर। भूला और नावावास पर आक्रमण देखिए, कहां पे, भूला और नावावास स्थान है 6 मई 1922 को। अगले दिन यानी 6 मई को भूला और नावावास नामक आदिवासी गांवों को भीषण सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। फौज ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए इन दोनों गांवों की अधिकांश झोपड़ी को जलाकर पूरी तरह राख कर दिया। ये देखो, ये भूला गांव के अंदर और ये नावावास, यानी कि कुल मिला के दमनकारी चक्र जो है वो पूरी गति से चला दिया था यहाँ पे अंग्रेजों ने। उनका यही था कि अब इनको जो है इतना कमजोर कर दो कि ये फिर से उठ खड़े नहीं हो। ऐसा ही जो किया था इन्होंने मुस्लिम आक्रांता जो थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, और अकबर ने भी किया चित्तौड़ के साथ। वहां पे 30-30 हजार लोगों का कत्लेआम करवाया ताकि आने वाली जो है पीढ़ी वापस जो है तैयार नहीं हो सके। ऐसा ही ये यहाँ पे अंग्रेजों की सोच थी। लीजिए स्क्रीनशॉट देखो, सैन्य दमन का प्रभाव, 21 शपथ का टूटना और आंदोलन की निंदा। मई 1922 मनोबल टूटा। सिरोही राज्य और अंग्रेजी सेना की संयुक्त क्रूर सैनिक कार्रवाई जो है भीलों और गरासियों का मनोबल पूरी तरीके से तोड़ दिया था। फिर क्या हुआ, ऐसी हताशा की स्थिति में भूला, नावावास, बलोरिया और अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखियाओं ने घुटने टेक दिया। अब क्या करें, पूरी तरीके से टूट चुके थे, सभी नुकसान हो चुका था। और फिर ये आदिवासी मुखिया 11 और 12 मई 2022 को सिरोही के दीवान और पॉलिटिकल ऑफिसर से मिलने पहुंचते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है पूरी तरीके से विवश हो गए थे। फिर ये यहाँ पे मिलने जाते हैं और आगे क्या होता है, इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने मोतीलाल तेजाब द्वारा दिलाई गई एक ही की शपथ तोड़ने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। मजबूरी में मजबूर थे ये। ठीक है, फिर उन्होंने ब्रिटिश और रियासती अधिकारियों के सामने एक ही आंदोलन की कड़े शब्दों में निंदा की तथा स्वयं को इस आंदोलन से पूरी तरीके से अलग घोषित कर दिया। इस प्रकार सिरोही के इस शक्तिशाली आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा बलपूर्वक कुचल दिया गया। भाई इस तरीके से क्रूरता की गई है कि इनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं था। ठीक है, तो ये बलपूर्वक जो है इस आंदोलन को कुचला गया है, सिरोही का आंदोलन। लीजिए स्क्रीनशॉट। भूला, नावावास और बलोरिया
3 गांवों के नाम ध्यान रखने हैं, पूछ सकते हैं कि ये कहां से संबंधित है, सिरोही से। ठीक है, फिर देखिए अधिकारियों की आशंका और शासक को रियायत देने का सुझाव। ब्रिटिश और रियासती अधिकारियों का स्पष्ट मानना था कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है, बल्कि केवल किसी सोची समझी राजनीति के तहत कुछ समय के लिए स्थगित किया है। ठीक है, पुनर्जीवित होने की संभावना देखिए। देखो, प्रशासन को यह गहरा डर था कि भविष्य में इस आंदोलन के दोबारा से सक्रिय और पुनर्जीवित होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। तो इस संभावित खतरे को टालने के लिए दीवान और अन्य उच्च अधिकारियों ने सिरोही के शासक को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? अधिकारियों ने कहा कि आदिवासियों को करों और नियमों में कुछ छूट और सहूलियत देकर ही इस क्षेत्र के अंदर पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। कि पूर्णतः शांति स्थापित नहीं होगी, कुछ छूट देनी पड़ेगी, कुछ सहूलियत देनी पड़ेगी, तभी जाके शांति स्थापित हो सकती है, ये कहा है। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलना के टावरों आगे देखिए, तेजावत का पुनः प्रयास, क्षेत्रीय अशांति और आदिवासी पंचों का समझौता। अब पुणे आंदोलन का प्रयास होता है। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी के आरंभ में आदिवासियों को एकजुट कर एक ही आंदोलन को शुरू करने का भरसक प्रयास किया, किंतु इस बार उन्हें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली है। ठीक है, और तेजावत के असफल होने के बाद भी सिरोही राज्य के कई क्षेत्रों में जागीरदारी शोषण के विरुद्ध निरंतर अशांति का माहौल बना हुआ था। और ये प्रभावित परगने कौन कौन थे जहां पे ये माहौल था? तो ये भाकर, सातपुर और पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा जहां पे आज भी गरासिया जनजाति का बाहुल्य बहुत ज्यादा है, वही क्षेत्र है जो यहाँ पे बताए हैं आपको। ठीक है, भाकर, सातपुर और पिंडवाड़ा, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखिए, आदिवासी पंचों का समझौता सन 1927। इन परगनों में लगातार चल रही अशांति को समाप्त करने के लिए अंततः सन 1927 में स्थानीय आदिवासी पंचों ने आगे बढ़कर सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ एक औपचारिक समझौता कर लिया। ठीक है, और शांति की स्थापना देखिए, इस आपसी समझौते के संपन्न होने के पश्चात ही इन सभी परगनों में पूरी तरीके से शांति स्थापित की जा सकी। ठीक है, इसके बाद ही शांति यहाँ पे स्थापित हुई है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो बच्चे की वो भूमिगत होना, जनवरी 1924 के पश्चात मोतीलाल तेजावत जो है पूरी तरीके से भूमिगत हो गए थे। ठीक है, तेजावत के भूमिगत होने का मुख्य कारण यह था कि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही, ईडर राज्यों में भारी पुरस्कार का इनाम घोषित कर रखा था। ठीक है, भारी पुरस्कार का इनाम जो है वो घोषित किया हुआ था। अब ब्रिटिश और रियासती अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को घेरा नहीं जाएगा तब तक, यानी पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक आदिवासी आंदोलन किसी स्थिति में शांत नहीं हो सकता। वो ये जानते थे कि भूमिगत रहते हुए भी तेजावत जी जो है आंदोलन को सक्रिय रखेंगे, इसलिए जब तक तेजावत को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। ठीक है, चलो, तेजावत की गिरफ्तारी, मुकदमा और कड़े प्रतिबंधों पर रिहाई। गिरफ्तारी कब होती है? 3 जून 1929। आखिरकार 3 जून 1929 को राज्य की पुलिस ने तेजावत जी को खेड़ ब्रह्म नामक स्थान से पकड़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां से पकड़ा है? खेड़ ब्रह्म से। गिरफ्तारी के बाद ईडर पुलिस ने उन्हें उदयपुर राज्य की पुलिस को सौंप दिया और उदयपुर राज्य में लाकर उनके विरुद्ध एक बड़ा आपराधिक मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और अंतिम निर्णय में देरी 1936 तक हुई है। वर्ष 1936 तक इस मुकदमे में कोई भी अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं हो सका। इस लंबी समयावधि के दौरान तेजावत को जेल में ही बंद रखा गया। ठीक है, इस दरमियान क्या हुआ? इतना समय, देखो कितना समय, 7 साल का लगभग समय जो है निकला है, तब तक इनको जो है जेल में बंद रखा है, किसी तरह का निर्णय इस पे नहीं आया है। ठीक है, चलो ना ले आए स्क्रीनशॉट। रिहाई की तिथि 3 अप्रैल 1936। 3 अप्रैल 1936 को निम्नलिखित कड़े प्रतिबंधों के साथ जेल से रिहा किया है। क्या? कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे, वे उदयपुर राज्य की पूर्व अनुमति के बिना कभी भी उदयपुर शहर से बाहर नहीं जाएंगे। ये शर्तें लगा दी कि जब आप इसको मानोगे यही आपकी रिहाई का आधार है। ठीक है, और नजरबंदी और प्रतिबंधों के दौरान उदयपुर राज्य ने उनके जीवन निर्वाह के लिए 30 रुपए प्रति माह मासिक भत्ता स्वीकार किया। यह भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितना भत्ता स्वीकार किया? 30 रुपए प्रति माह जो है भत्ता इसमें स्वीकार किया गया है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो, परवर्ती गिरफ्तारियां और अंतिम रिहाई। पुणे गिरफ्तारी हुई जनवरी 1945 में। जनवरी 1945 में उन्हें पुलिस द्वारा पुणे बंदी बना दिया गया और पुणे गिरफ्तार कर मुख्य कारण यह था कि राज्य के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए
भौमट क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। इनको कहा था कि उदयपुर नहीं छोड़ोगे, और इन्होंने जो है कोशिश की कहां पे, भौमट में अंदर जाने की कोशिश की। और अंतिम रिहाई फरवरी 1947 में होती है। इस दूसरी जेल यात्रा के पश्चात आखिरकार उन्होंने फरवरी 1947 में जेल से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया गया। तो ये 2 बार जेल गए हैं, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे भैया आने वाले समय, ठीक है। आने वाले समय जो पूछेंगे, एक एक शब्द, एक एक प्रश्न, एक एक लाइन मैंने इसके अंदर शामिल किया है। साथ ही साथ आप चित्र देख रहे हो कि भौमट में प्रवेश का प्रयास किया, फिर जो अंतिम रूप से इनकी रिहाई हुई, फिर पकड़ लिया था जब यहां से। तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में स्थायी रूप से स्थान बना लेगी, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। और भाई साहब जो क्लास 2-2.5 घंटे चल सकती थी उसको मैंने 30 मिनट के अंदर आपको उपलब्ध करवा दिया है। बढ़िया नोट्स मेकिंग पैटर्न है, जो चीज समझनी चाहिए वो अपन ने समझ ली है। अब जो चीज याद करनी है उसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से आगे बढ़ो, और अपने आप पे विश्वास करो, क्योंकि जब आप अपने आप पे विश्वास करोगे तो सफलता तो मिलनी निश्चित है। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।